हेलो एवरीवन। तो आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th सब्जेक्ट है हमारा एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान। राजनीति बुक का 3rd चैप्टर है जिसका नाम है धर्म, जाति, धर्म और लैंगिक मसले। इनके सारे के सारे क्वेश्चन आंसर आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो आप सब तैयार हैं? आई होप कि तैयार ही होंगे। तो पहला क्वेश्चन है, जीवन के उन विभिन्न पहलुओं का जिक्र करें जिनमें भारत में स्त्रियों के साथ भेदभाव होता है या वे कमज़ोर स्थिति में होती हैं। उत्तर है, हमारे देश में आज़ादी के बाद से महिलाओं की स्थिति में कुछ सुधार हुआ है, पर वे अभी भी पुरुषों से काफ़ी पीछे हैं। हमारा समाज अभी भी पितृ प्रधान है। औरतों के साथ अभी भी कई तरह के भेदभाव होते हैं। पहला, महिलाओं में साक्षरता की दर अभी भी मात्र 54% है, जबकि पुरुषों में 76% है। स्कूल पास करने वाली लड़कियों की एक सीमित संख्या ही उच्च शिक्षा की ओर कदम बढ़ा पाती हैं। अभी भी माँ बाप अपने संसाधनों को लड़के लड़की दोनों पर बराबर खर्च करने की जगह लड़कों पर ज़्यादा खर्च करना पसंद करते हैं। दूसरा, साक्षरता दर कम होने के कारण ऊंची तनख्वाह वाले और ऊंचे पदों पर पहुंचने वाले महिलाओं की संख्या बहुत ही कम है। भारत में स्त्री पुरुष से अधिक काम करती हैं, किंतु अक्सर उनके काम का मूल्यांकन नहीं माना जाता। तीसरा, काम के हर क्षेत्र में यानी खेल कूद की दुनिया से लेकर सिनेमा के संसार तक और कल कारखानों से लेकर खेत खलिहानों तक महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम मजदूरी मिलती है, भले ही दोनों ने समान काम ही क्यों ना किया हो। तो ये सारे भेदभाव तो हैं ही। साथ में भारत के अनेक हिस्सों में अभी भी लड़कियों को जन्म लेते ही मार दिया जाता है। मतलब हमें जन्म लेने का ही अधिकार नहीं है। अधिकांश परिवार लड़के की चाह रखते हैं। इस कारण लिंग अनुपात गिरकर प्रति 1000 लड़कों पर 927 रह गया है। मतलब 1000 लड़कों पे लड़कियां होती हैं 927। फिर कहते हैं कि लड़कियों के साथ ये हो रहा है वो हो रहा है। अरे भाई, तुम्हें जब लड़कियां पैदा नहीं करोगे तो होएगा कैसे सब कुछ बराबर। अगला है, भारत में सार्वजनिक जीवन में खासकर राजनीति में महिलाओं की भूमिका नगण्य है। अभी भी महिलाओं को घर की 4 दीवारी के भीतर रखा जाता है। महिलाओं के उत्पीड़न, शोषण और उन पर होने वाली हिंसा की खबरें हमें रोज पढ़ने को मिलती हैं। शहरी इलाके तो महिलाओं के लिए खास तौर पर असुरक्षित हैं। वे अपने घर में भी सुरक्षित नहीं हैं, क्योंकि वहाँ पर भी उन्हें मारपीट तथा अनेक तरह की घरेलू हिंसा झेलनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न तरह की सांप्रदायिक राजनीति का ब्यौरा दें और उसके साथ एक उदाहरण भी दें। आंसर है, सांप्रदायिकता राजनीति में अनेक रूप धारण कर सकती है। पहला, सांप्रदायिकता की सबसे आम अभिव्यक्ति रोजमर्रा के जीवन में ही दिखाई देती है। इसमें पूर्वज्ञ धार्मिक समुदायों के बारे में बनाई धारणाएं और एक धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ बनाने की मान्यताएं शामिल हैं। दूसरा, सांप्रदायिक भावना वाले धार्मिक समुदाय राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करना चाहते हैं। इसके लिए धर्म के आधार पर राजनीतिक दलों का गठन किया जाता है तथा फिर धीरे धीरे धर्म पर आधारित अलग राज्य की मांग करके देश की एकता को नुकसान पहुंचाया जाता है। जिससे भारत में अकाली दल, हिंदू महासभा आदि दल धर्म के आधार पर बनाए गए हैं। धर्म के आधार पर सिखों की खालिस्तान की मांग इसका एक उदाहरण। नेक्स्ट है, सांप्रदायिक आधार पर राजनीतिक दलों द्वारा धर्म और राजनीति का मिश्रण किया जाता है। राजनीतिक दलों द्वारा अधिक वोट प्राप्त करने के लिए लोगों की धार्मिक भावनाओं को भड़काया जाता है। जैसे भारत में भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पर वोट हासिल करने की कोशिश करती है। बाबरी मस्जिद का मुद्दा इसका एक उदाहरण है। अगला है, कई बार सांप्रदायिकता सबसे गंदा रूप लेकर संप्रदाय के आधार पर हिंसा, दंगा और नरसंहार कराती है। विभाजन के समय भारत और पाकिस्तान में भयानक सांप्रदायिक दंगे हुए थे। आज़ादी के बाद भी बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा हुई। 1954 के हिंदू सिख दंगे इसका प्रमुख उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि बताइए कि भारत में किस तरह अभी भी जातिगत असमानताएं जारी हैं। आधुनिक भारत में भी जाति की संरचना और जाति व्यवस्था में भारी बदलाव आया है, किंतु फिर भी समकालीन भारत से जाति प्रथा विदा नहीं हुई है।
जातिगत असमानता के कुछ पुराने पहलू अभी भी बरकरार हैं। किस तरह से, आइए बात करते हैं। पहला, अभी भी ज़्यादातर लोग अपनी जाति या कबीले में ही शादी करते हैं। दूसरा, संवैधानिक प्रावधानों के बावजूद छुआछूत की प्रथा अभी भी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है, खासकर गाँव के इलाके में। थर्ड, जाति व्यवस्था के अंतर्गत कुछ जातियां लाभ की स्थिति में रही हैं तथा कुछ को दबाकर रखा गया। इसका प्रभाव आज भी नजर आता है, यानी ऊंची जाति के लोगों की आर्थिक स्थिति सबसे अच्छी है। वे दलित तथा आदिवासी की आर्थिक स्थिति से सबसे और आर्थिक स्थिति सबसे ज़्यादा किसकी, आदिवासियों की और दलितों की खराब है। नेक्स्ट है, हर जाति में गरीब लोग हैं, पर गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर करने वालों में अधिक संख्या निचली जातियों के लोगों की है। ऊंची जातियों में गरीबी का प्रतिशत सबसे कम है। नेक्स्ट, आज सभी जातियों में अमीर लोग हैं, पर यहाँ भी ऊंची जाति वालों का अनुपात बहुत ज़्यादा है और निचली जातियों का बहुत कम। नेक्स्ट है, जो जातियाँ पहले से ही शिक्षा के क्षेत्र में आगे थीं, आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में भी उन्हीं का बोलबाला है। जिन जातियों को पहले शिक्षा से वंचित रखा जाता था, उनके सदस्य अभी भी पिछड़े हुए हैं। आज भी जाति आर्थिक हैसियत के निर्धारण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि अभी भी जातिगत असमानताएं जारी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, 2 कारण बताएं कि क्यों सिर्फ जाति के आधार पर भारत में चुनावी नतीजे तय नहीं हो सकते। पहला, भारत में जाति व्यवस्था भी धर्म की तरह चुनाव को प्रभावित करती है, किंतु केवल जाति के आधार पर ही चुनावी नतीजे तय नहीं किए जा सकते। पहला, देश के किसी भी एक संसदीय चुनाव क्षेत्र में किसी एक जाति के लोगों का बहुमत नहीं होता है, इसलिए हर पार्टी और हर एक उम्मीदवार को चुनाव जीतने के लिए एक जाति और समुदाय से ज़्यादा लोगों का भरोसा हासिल करना होता है। दूसरा, कोई भी पार्टी किसी एक जाति या समुदाय के सभी लोगों का वोट हासिल नहीं कर सकती है। जब लोग किसी जाति विशेष को किसी एक पार्टी का वोट बैंक कहते हैं, तो इसका मतलब है कि उस जाति के ज़्यादातर लोग उस पार्टी को वोट देते हैं। इस प्रकार चुनाव में जाति की भूमिका महत्वपूर्ण तो होती है, किंतु दूसरे कारण भी महत्वपूर्ण होते हैं। मतदाताओं का लगाव जाति के साथ साथ राजनीतिक दलों से भी होता है। सरकार के कामकाज के बारे में लोगों की राय और नेताओं की लोकप्रियता का चुनाव पर निर्णायक असर पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भारत की विधायिका में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है। तो आंसर है, भारत की विधायिका में महिलाओं की प्रतिनिधि का अनुपात बहुत ही कम है। जैसे लोकसभा में महिला सांसद की संख्या कुल सांसदों की 10% भी नहीं है। राज्य की विधानसभाओं में अब जो है, मतलब कि केंद्र की लोकसभा में अब 12% हो गया, ये पुराना डाटा है। राज्य की विधानसभाओं में उनका प्रतिनिधित्व 5% से भी कम है। इस मामले में भारत दुनिया के अन्य देशों से बहुत नीचे है। भारत अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के कई देशों से भी पीछे है। कभी कभार कोई महिला प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बन भी जाए तो मंत्रिमंडल में पुरुषों का ही वर्चस्व रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन्हीं 2 प्रावधानों का जिक्र करें जो भारत को धर्मनिरपेक्ष देश बनाते हैं। आंसर है, संविधान निर्माताओं ने सांप्रदायिकता से निपटने के लिए भारत के लिए धर्मनिरपेक्ष शासन का मॉडल चुना और इसके लिए संविधान में महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए। पहला, भारतीय राज्य ने किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में अंगीकार नहीं किया। श्रीलंका में बौद्ध धर्म, पाकिस्तान में इस्लाम धर्म, इंग्लैंड में ईसाई धर्म का जो दर्जा रहा है, उसके विपरीत भारत के संविधान में किसी धर्म का विशेष दर्जा नहीं है। दूसरा, संविधान सभी नागरिकों को किसी भी धर्म का पालन करने और प्रचार प्रसार करने की आज़ादी देता है। थर्ड, संविधान धर्म के आधार पर किए जाने वाले किसी तरह के भेदभाव को अवैधानिक घोषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ पूछा जा रहा है, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो इसका अभिप्राय है स्त्री और पुरुषों के बीच जैविक अंतर। दूसरा, समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों को दी गई असामान्य भूमिकाएं। तीसरा, बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात। और चौथा, लोकतांत्रिक व्यवस्था में महिलाओं को मतदान का अधिकार ना मिला। तो अधिकार तो हमें मिला हुआ है, तो ये तो गलत हो गया। बालक बालिकाओं से कुछ नहीं है, जैविक अंतर से कुछ नहीं है। शरीर में तो हमारे में अंतर है ही, लेकिन उस आधार पे आप भेदभाव थोड़ी कर सकते हो किसी भी आधार। तो समाज द्वारा स्त्री पुरुष में जो दी गई असमान भूमिकाएं, तो यही इसका रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन में कि भारत में यहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है पंचायती राज्यों की संस्थाओं में 1/3। नेक्स्ट है सांप्रदायिक राजनीति के अर्थ संबंधी निम्नलिखित कथनों पर गौर करें। और सांप्रदायिक राजनीति इस धारणा पर आधारित है कि, तो इसमें है मतलब एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ है। हाँ, सांप्रदायिक राजनीति इसी के आधार पर की जाती है। दूसरा, विभिन्न धर्म के लोग समान नागरिक के रूप में खुशी खुशी रह सकते हैं। तो ऐसा लेकिन सांप्रदायिक राजनीति वाले नहीं कहते हैं। एक धर्म के अनुयायी एक समुदाय बनाते हैं। हाँ, ये तो सही है। एक धार्मिक समूह का प्रभुत्व बाकी सभी धर्मों पर कायम करने में शासन की शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। हाँ, ये तो सही है। तो ये दोनों सांप्रदायिक राजनीति के बारे में पहला और तीसरा वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के बारे में कथन का गलत कथन देखना है। गलत, ठीक है। तो वो है, यह एक धर्म को राजकीय धर्म बताता है। मैंने बिल्कुल नहीं, भारत में कोई धर्म है ही नहीं, अभी ऊपर ही अपन ने पढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर आधारित सामाजिक विभाजन सिर्फ भारत में ही है। रिक्त स्थान है, तो सूची पर आधारित सामाजिक विभाजन केवल भारत में ही। इन सूचियों को मिलाना है। पहला, आर्थिक और अधिकारों और अवसरों के मसले में स्त्रियों पुरुषों की बराबरी मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है नारीवादी। धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? यस, सांप्रदायिक। जाति को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले को जातिवादी। व्यक्तियों के बीच धर्म आस्था के आधार पर भेदभाव न रखने वाला व्यक्ति धर्मनिरपेक्ष। तो ये थे सारे के सारे क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर राजनीति वाली बुक का, यानी कि राजनीति विज्ञान वाली बुक का हो गया है। अब फोर्थ चैप्टर और फिफ्थ चैप्टर बस बचा है, जिसको अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और इसके अलावा मतलब कि भूगोल यानी कि समकालीन भारत का पार्ट 1 और भूगोल का हो गया है, इकॉनमी का हो गया है, और क्या कहते हैं, भूगोल का, इकॉनमी का हो गया है, हिस्ट्री का और पॉलिटिकल साइंस, सभी सब्जेक्ट्स का कराया गया है, साइंस का भी, हिंदी का। सारे के सारे क्वेश्चन आंसर आपको एक साथ एक ही चैनल पे मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।